आ रहा हूँ आपके शहर जयपुर में आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मौका है सभी लोगों के लिए। राकेश यादव सर से मिलने का और पूरी पूरी टीम से मिलने का। अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ वो लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के बाद अब हम आ रहे हैं, तो अब आप जयपुर सेंटर पर आकर के फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों, हमारा पहला ऑफलाइन बैच जयपुर में 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो स्क्रीन पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, फोन नंबर दिखाई दे रहा है, इस फोन नंबर पर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। वही कैरियर टीचर्स की पूरी टीम ऑफलाइन में पढ़ाएगी जो आपको ऑनलाइन में दिखाई देती है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की तारीख और अपनी कॉपी में लिख लीजिए 14 दिसंबर को जो आपकी स्क्रीन पर एड्रेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरी कैरियर की टीम आप लोगों से मिलने आ रही है। हम एक ग्रैंड मीटअप करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और जहां हम सभी टीचर्स अपनी तरफ से बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे किताबें हो, ऑनलाइन कोर्सेज हो और बहुत सारी गाइडेंस है। मेरे बच्चे स्वागत रहेगा आपका सेमिनार में। तारीख याद रखिए 14 दिसंबर जयपुर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट आप सभी को बताना एक बार। भूषण कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। वैष्णवी, देता प्रसाद, रोहित कह रहे गुड मॉर्निंग। संजय, अनुभव, मिश्रा, सिंह, कुमार क्लास नहीं चल रही, बाकी बच्चों क्लास चली है, बताने का मेरे ख्याल से क्लास स्टार्ट हो गई होगी। और एक ऐड चल रहा है आपके सामने जयपुर सेमिनार के बारे में ना, कंप्लीट हो गया वो। महिमा दीक्षित XXHR36 राम कह रहे हैं। एलियन कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सिंटू कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। शिवांशु, हिमांशु, अंचल, शो, देवप्रताप, रॉय, सिंटू कुमार कह रहे हैं यस। अच्छा, कल हमने क्लास में बातें पढ़ी थी, स्पीड का मैं जिक्र किया था। ग्राफ देखकर हमने बताया था कि जिस कार के लिए स्लोप ढाल ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, आज भी हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे मालविया, सौरभ, सोनिया, कृष्णा, श्याम, केशर, कुमार, सोनू, सनसाइन, पवन, आर्यन, मोहम्मद शाहिद। देखो अभी एक मैंने शुरुआत की आज की क्लास की डेली 7:30 से 8। अभी कुछ बच्चे क्लास में थे उसमें, तो 7:30 से 8 की क्लास है, उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ रेलवे के लिए स्पेशली, है ना। तो सुबह 7:30 से 8 आप उसमें आ सकते हैं। इसलिए आपकी क्लास 8 बजे वाली हो सकता है कि ये कल से जैसे आज भी 8:02 के आसपास से स्टार्ट हो, तो वाली क्लास 7:30 से 8 चलेगी। तो 2 मिनट चाहिए होते हैं दोबारा से की वगैरह सेट करने के लिए। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जो पुराने बैच हो गए हैं, चाहे वो असिस्टेंट वाले, सुपर वाले बच्चे हों, रेलवे वाले बच्चे हों, है ना, ये सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, वो रेलवे वाले बैच में सुबह 7:30 से 8 में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले की। जो बिल्कुल नया बैच है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मैंने नहीं पढ़ाया, वो अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पहले से कितनी आती है हमारे बताने से पहले, है ना। नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद में मैं मैकेनिक्स के क्वेश्चन इसमें कराऊंगा जो भी चैप्टर चल रहा है। ठीक, चलो अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, या बताएंगे इससे मुझे पता चला क्लास में कितने बच्चे समझदार, कितने तुक्केबाज हैं, मतलब रट्टेबाज हैं, रटने वाले कितने हैं और समझने वाले कितने हैं। एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा। इधर लिखा मैंने स्पीड चाल, इधर लिखा मैंने टाइम समय। तो समय के साथ स्पीड कैसे बदलेगी उसका ग्राफ है। तो स्पीड और टाइम का ग्राफ, ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आपको दिया, बिल्कुल स्ट्रेट, टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये ग्राफ देखकर आपको बताओ मुझे सभी बच्चे सबको आंसर देना कंपलसरी है कि ये आपको क्या बता रहा है। हेल्प एग्जाम हो जाएगा, कब हेल्प एग्जाम पहले बताओ मुझे। 7:30 वाला खाते एप्लीकेशन पे चल रहा है। जितने बच्चों ने कोई भी रेलवे का बैच ले रखा है ना, तो रेलवे प्रैक्टिस बैच जो है फ्री में ही मिल जाएगा वो। अच्छा हो सकता है कि वो एसएससी वालों के लिए वो वाला हो। हाँ देखो, अमन भारद्वाज गलत हो गया, नेहा जी का ठीक है एकदम, अजहर का सही है, विक्रम का सही है, अंचल, शो, कृष्णा, ऋषिका। मैंने पूछा कि ग्राफ क्या बता रहा आपको, मैंने कभी पूछा है। 30 तो और आगे पहुंच गए। तो जितने बच्चे कह रहे हैं कि ग्राफ रेस्ट का है बिना अवस्था का, उन सबका गलत है। इनके सब बच्चे रट्टू को हैं रटने वाले। बेटा ये ग्राफ आपका रेस्ट का तब बनता अगर यहाँ पर लिखा होता पोजीशन और यहाँ पर लिखा होता टाइम। जब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ये ग्राफ रेस्ट का तब था जब यहाँ पर स्थिति और यहाँ पर लिखा था समय। कोई भी ग्राफ जब आए मैंने कहा था कि अपने आप फील लेकर आंसर नहीं देना है, आपको करना क्या है कि एक ही तरीका जब ग्राफ आपको दिखे आपको उसके ऊपर 2 पॉइंट लेने हैं। आपको सोचना नहीं है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले आप 2 पॉइंट लो, तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट से एक लाइन डालेंगे एक्स एक्सिस पर, एक लाइन डालेंगे वाई पर, दूसरे पॉइंट से एक लाइन डालेंगे एक्स एक्सिस पर, एक डालेंगे वाई पर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखना एक्स पर लिखा टाइम, टाइम तो बदल गया, 1 से 2 बज गया। वाई पर लिखा स्पीड, स्पीड नहीं बदली, यानी 1 बजे गाड़ी जितनी स्पीड से भाग रही थी 2 बजे भी उतनी स्पीड से भाग रही है। तो गाड़ी आपकी भाग रही है, मोशन में रेस्ट का ग्राफ थोड़ी ना है। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि समय बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रही। गाड़ी अगर 60 किलोमीटर पर घंटे से भाग रही थी तो 60 से भाग रही है। ये कांस्टेंट स्पीड नियत चाल का ग्राफ है। यानी सेम ऐसे ग्राफ रेस्ट का बन जाता है कि उसको चलेगा। अगर यहाँ पर लिखा होता पोजीशन, ग्राफ कहते हैं सर समय बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदल रही, यानी कि रेस्ट का ग्राफ है। यहाँ बोलेंगे आप समय बदल रहा है लेकिन स्पीड नहीं बदल रही, ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। यानी कि ग्राफ हमारा बनेगा नियत चाल का, कांस्टेंट स्पीड का नियत चाल। दूसरी चीज ध्यान रखना, हमने कल आपको बताया था कि एक होती है आपकी एवरेज स्पीड, जब आपने पूरी कितनी दूरी तय की बट कुछ समय से आपको मोटा मोटी एवरेज स्पीड आ रही। वही जयपुर तक की दूरी 300 किलोमीटर थी, 4 घंटे लगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही एवरेज स्पीड। एक होती है इंस्टेंटेनियस क्षणिक चाल, जब आप स्पीडोमीटर में झांककर पता करते हो कि इस क्षण का स्पीड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा हो, एक स्पीड से भाग रहा हो, बट उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा सेम होगी। आपको देखो कोई ऑब्जेक्ट लगातार मान लो कि 60 की स्पीड से भाग रहा है, तो मैं स्पीड 60 से कम हुई ना ज्यादा हुई, एवरेज में 60 ही आएगा। मैं कह रहा हूं मैं डेली 3 रोटी खा रहा हूं, मेरा ऑन एवरेज में कितनी रोटी खाता हूं, 3 ना 3 से कम खाना ज्यादा, 3 एवरेज में 3 आएगा। अब जब भी मैं लगातार गाड़ी एक ही स्पीड से भाग रही है 60 की स्पीड से, तो ना 60 से कम स्पीड में जाता तो एवरेज 60 आएगा, और जब भी स्पीडोमीटर में झांक के देखोगे 60 ही दिखाएगा। और कोई वस्तु कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से चल रही हो तो उसकी कांस्टेंट, उसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल और क्षणिक चाल हमेशा बराबर होती है। तो इफ ऑब्जेक्ट इधर लिखेंगे अभी, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है सेम, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होगी। ठीक है, हिंदी में यदि कोई वस्तु नियत चाल से चल रही हो, यदि कोई वस्तु नियत यानी कि फिक्स, नियत कांस्टेंट, नियत चाल से चल रही हो तो उसकी औसत चाल और क्षणिक चाल हमेशा बराबर होती हैं। उसकी औसत चाल और क्षणिक चाल हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, अभी जो पढ़ाया पढ़ लो, अपना आ जाएंगी सारी बातें। ठीक है, भावुक होने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट अपने फाउंडेशन वाला बिल्कुल नींव मजबूत करना, पहले छोटी बातें सीखनी है, सीधा नंबर करने लगेगा भाई है। तो कोई वस्तु एक कांस्टेंट स्पीड चल रही है, उसकी औसत और क्षणिक चाल होगी बराबर। ठीक है, अच्छा अब एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक्स एक्सिस है, ये वाई है,
मैंने लिखा स्पीड काल कल का टाइम समय ये टाइम पर टाइम जो है 0 है और स्पीड भी 0 है। अब यहाँ पे मान लो कि टाइम है 15 सेकंड और इस 15 सेकंड पे स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको बताना है इस ग्राफ से, फ्रॉम दिस ग्राफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 15 सेकंड। देखिए 15 सेकंड में चलिए कुल दूरी बताइए क्या होगी। 15 सेकंड में चलिए कुल दूरी 15 सेकंड में चली गई कुल दूरी। तो इस ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है कि 15 सेकंड में वस्तु के द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई। करो 15 सेकंड में कुल चली गई दूरी। अगर आपने क्वेश्चन को सही कर लिया तो मजा आ जाएगा। देखो शुरुआत की यहाँ पे बेटा स्पीड 0 से स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो चुकी है ये 20 मीटर पर सेकंड। तो 15 सेकंड में स्पीड बढ़ के हो गई 20। अगर कि 15 सेकंड में चलिए कुल दूरी बताएं। अमन भारद्वाज देवव्रता का लाइन से गलत है। आंचल सो इस क्वेश्चन करो। अमन भाई बार बार मतलब कोई चीज़ अनुभव वर्मा का भी गलत है। एक बच्चे का विश्वजीत त्रिपाठी का सही है, बाकी पूरी क्लास गलत है। यादव हो, देव पांडे हो, अमन भारद्वाज हो। अमन भारद्वाज बेटा तुम ब्लॉक होने वाले थोड़ी देर में। इसमें क्या है एक से मैसेज बार बार रिपीटेडली डालोगे ना तो ब्लॉक कर देता है ये और फिर रोगे बैठ के उस दिन के लिए। एक बच्चा एक ही कमेंट करेगा, एक मिनट दो ज़्यादा करोगे रिपीटेडली वो ब्लॉक कर देगा अपने आप से। एलियन का भी गलत है। अंचल का तो पता नहीं क्या लिख दिया उन्होंने, नहीं तो बंसल का गलत, आशिक का भी गलत है। देख लो आशिक लोग भी पढ़ रहे हैं। क्या करें भैया, भूख तो सबको लगती नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, मैंने आपसे कहा कि 15 सेकंड में चलेगी दूरी। आप सब लोग क्या कर रहे हैं, लाइन से आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। डिस्टेंस लिखते हैं डी से, स्पीड के लिए वी, टाइम के लिए टी। आपने देखा कि स्पीड कितनी है 20, टाइम है 15 और आपने 15 में 300 मीटर निकाल दिया। सबका गलत है, गलत। देखिए बताओ दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल जो है वो आपने 20 ही को ली। चाल तो 0 से बढ़ते 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 20 हुई है। आपने ये चाल 0 क्यों ली, आपने 2 5 10 12 18 20 ये 18 15 16 क्यों लिया, आपने सिर्फ 20 क्यों लिया। ये जो फॉर्मूला बचपन से लगा रहे हो ना, ये बचपन से आप फॉर्मूला लिख रहे हो दूरी बराबर चाल गुना समय, ये बड़ा फॉर्मूला क्यों तब काम करता है अगर वस्तु एक ही स्पीड से भाग रही होती। अगर वस्तु की स्पीड में कोई चेंज ना हो, कांस्टेंट स्पीड वस्तु एक ही स्पीड से सीधी रेखा में भाग रही हो, तब ये फॉर्मूला काम करता है, जब स्पीड ना बदल रही हो। लेकिन यहाँ पर स्पीड फिक्स ही नहीं है। ये फॉर्मूला केवल कब काम करता है, ये फॉर्मूला वैलिड है इफ अगर स्पीड जो होती फिक्स, स्पीड अगर कांस्टेंट होती तब दूरी बराबर चाल गुना समय इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते थे। वस्तु की स्पीड से सीधी रेखा में भागे, स्पीड फिक्स थोड़ी ना है। स्पीड तो 0 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो चुकी है, 0 से बढ़ते बढ़ते 20 हो चुकी है। तो आपने 20 लिया, 10 से आपको क्या एनर्जी 10 लिया, आपने 15 मिनट लिया, 4 मिनट लिया। ये ऐसे नहीं होगा। आप क्या करें कि भाई स्पीड तुम्हारी फिक्स नहीं है। जब आपने मैथ के टीचर आपको पढ़ाते हैं ना कि दूरी बराबर चाल गुना समय, आप देखना एसएससी या रेलवे के टीचर मैथ की तैयारी करा रहे हैं, उसमें जो ट्रेन होती है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है हर क्वेश्चन में। उसमें हर क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से चल रही है, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन की स्पीड 60 से बढ़कर 90 हो गई, ट्रेन की स्पीड 90 से घटकर 40 रह गई। कभी ऐसा नहीं होगा। एवरेज जो स्पीड है वो उसमें जब भी आप स्पीड देखेंगे तो वो हमेशा फिक्स स्पीड होती है। अब इसमें क्या करें, अगर स्पीड बदल रही हो तो आप क्या करें, आपके पास स्पीड और टाइम का ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो। इसके अंदर का जो भी एरिया आएगा वो आपको डिस्टेंस बता देगा कुल दूरी कितनी चली। तो कई बार डायरेक्ट पूछता है कि स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल हमें क्या देगा, चलिए दूरी। चलो निकाल के दिखाता हूं आपको भी। अगर आप देखेंगे जो हमारा गलत हो गया है ना, लिख लेना कि गलत क्यों है। अब देखो ये मेरे पास स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर लाइन दिख रही है ना, ये लाइन कितना एरिया घेर रही है। इसका पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट से ध्यान डालो। तो ये जो लाइन है कितना एरिया घेर रही है, एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। इस लाइन के अंदर का एरिया अंडर द कर्व, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ ये जो लाइन है, ये जो एरिया घेर रही है किसका एरिया बन रहा है, त्रिभुज का एरिया बन रहा है। तो त्रिभुज का एरिया तो सबको पता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, ये 0 से स्टार्ट हुआ और कितना है 0 से लेकर यहाँ तक 15 सेकंड, ये है 15 सेकंड। और हाइट कितनी है बेटा, हाइट जो हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड की हाइट है, 20 मीटर पर सेकंड की। सेकंड से क्या सेकंड 2 सेकंड करेंगे तो 10 है, 15 मिनट 10 15 की 10 मिनट लगेगा 150 मीटर। यानी कि बच्चों को 150 मीटर आया है उनका सही, बाकी गलत है। यानी कि अगर आपको स्पीड अगर आपकी फिक्स होती, आपकी गाड़ी एक ही लगातार स्पीड से भाग रही हो, तो आप दूरी बराबर चाल गुना समय वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्पीड आपकी कांस्टेंट होती लेकिन नियत चाल से गाड़ी चल रही होती तो दूरी बराबर चाल गुना समय बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत सुंदर एक लाइन आंसर देगा। लेकिन आपकी स्पीड फिक्स नहीं है, आपकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो चुकी है 20। ऐसे केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ग्राफ जो दिया है स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है, इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो, वो क्षेत्रफल में दूरी बताएगा। तो पेपर में आपको पूछे कि स्पीड और टाइम के ग्राफ से क्या मिल सकता है, चाल और समय के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल में दूरी देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर दूरी और समय के ग्राफ को डिस्टेंस और टाइम का, तो स्लोप हमें स्पीड देता है, तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से मिलती है स्पीड, स्लोप निकालकर ढाल निकालकर। लेकिन स्पीड और टाइम ग्राफ से मिलती है डिस्टेंस, दूरी, एरिया निकालकर। यहां पर लिखेंगे, क्वेश्चन नोट कराऊंगा आपको, एक बार टाइम ऐसा करो, बीच में बताया करो क्लास में ना, हमें बिल्कुल तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन द एरिया अंडर द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम गिव्स डिस्टेंस। ये लिखेंगे चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल दूरी देता है। चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल दूरी देता है। द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम गिव्स डिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखोगे कि दूरी और समय का ग्राफ था कल, उसका स्लोप से स्पीड मिली थी। लेकिन अगर मेरे पास स्पीड और टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का क्षेत्रफल हमें दूरी देगा। स्पीड टाइम से डिस्टेंस मिलती है, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से स्पीड मिलती है। इसे क्वेश्चन आपको बताना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स dy मैंने कहा स्पीड चाल, ये लिखा टाइम समय। पूरा यहाँ पर टाइम है 0, इससे कोरेस्पोंडिंग टाइम है 6 सेकंड, ये टाइम है यहाँ पर 12 सेकंड, इस पूरा यहाँ पर 16 मीटर पर सेकंड। आपको बताना कि 12 सेकंड में चलिए कुल दूरी, 12 सेकंड में चलिए कुल दूरी बताओ कितनी होगी इस ग्राफ की हेल्प से।
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में चली गई कुल दूरी। चलो ये क्वेश्चन निकालना पहली बार सीख रहे हैं, देखो क्वेश्चन करा दें, लो कर ले, क्वेश्चन आ गया। मैं तो कहने से पहले लिख दिया है। कौन सी क्लास का लाइव चलती है? ये क्लास चलती है 8 बजे फिजिक्स की क्लास, इसका पता है। तो आंसर हमारे पास आया, देखते हैं। कुछ मुझे सही लगा, कुछ होगा। अनुभव मिश्रा का महागलत है। सतीश यादव, विकास यदुवंशी, संजय अजहर, विक्रम सिंह ठाकुर जी आपको गलत लग रहा है, मुझे प्रवीण कुमार का गलत लग रहा है, अजय विश्वजीत पार्टी का ठीक लग रहा है, देवव्रत रॉय आप भी बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने सोल्व किया नहीं है, पर आंसर देख कर कितना दूर आंसर है बाकी बच्चों से। नेहा राठौर का भी गलत है, सनसाइन का ठीक लग रहा है मुझे। देखो आपने जैसे देखा कि स्पीड और टाइम का ग्राफ है, स्पीड और टाइम पर आपको डिस्टेंस दूरी निकालनी है, आपको ये बड़ा आसान है, एरिया निकाल लो। देखो पहली वाली लाइन है, इस लाइन के अंदर एरिया निकालेंगे, ये वाली एरिया A1 मान लो, ये वाली लाइन है कितना एरिया घेर रही है, कितना एक एरिया आ गया A2, पहले ये वाली लाइन को कितना एरिया घेर रही है वो निकाल लेते हैं, A1 कैसे निकालेंगे। अब ये वाली देखो, ये वाली लाइन किसने एरिया घेर लिया, एरिया किसका त्रिभुज का एरिया है, साफ साफ दिख रहा है आपको त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 6 सेकंड, हाइट कितनी है 16, तो वो सब 48 आ गया, कितना आ गया 48, और एरिया क्या देता है यहाँ पे, स्पीड और टाइम ग्राफ अंदर का क्षेत्रफल देगा दूरी 48 मीटर आ गया। अब देखो यहाँ पे देखना, ये वाली लाइन है, ये कितना एरिया घेर रही है A2, और A2 क्या है, अब ये अगर आप A2 देखेंगे ना, ये बेटा ये त्रिभुज का एरिया है, ये आयत का रेक्टेंगल का एरिया है, भाई ये वाली लाइन जो एरिया घेरा वो त्रिभुज का एरिया था, ये वाली जो लाइन है ये जो एरिया ऑक्यूपाई कर रही है वो रेक्टेंगल का एरिया आयत का, और रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 6 से लेके 12, बेटा ये 6 ही बचेगा, ये बहुत सारे बच्चों ने 12 लिख दिया, तो 0 से लेके यहाँ तक 6 है, और यहाँ से लेके 6 से 12 तो 6 बचेगा, और ब्रेथ कितनी है ये 16 ही है, 16 50 से 96 मीटर आ गया, टोटल एरिया कितना बन जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा A1 प्लस A2 यानी कि 48 मीटर प्लस 96 मीटर, ये आ जाएगा 144, तो लगभग 80% बच्चों का 144 तक ठीक है। एक बात को ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पे हम एरिया जब निकालते हैं एरिया तो मीटर स्क्वायर में आता है, यहाँ पे मीटर में आ रहा है। देखो अगर मैं लंबाई भी लूँ मीटर में और चौड़ाई भी लूँ मीटर में तो एरिया आता है मीटर स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे हमारी लंबाई क्या है सेकंड में, और ये मीटर पर सेकंड में, स्पीड है स्पीड बनाते हैं मीटर पर सेकंड में, और इसे नापते हैं सेकंड में। तो जब स्पीड और टाइम का ग्राफ होता है उसके अंदर का क्षेत्रफल हमें दूरी देता है जो मीटर में आएगी, ये मैं सोचना कि दूरी समय के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल दूरी देगा, तो दूरी तो मीटर में आती है, मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, मीटर में आएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में नहीं है, ये मीटर पर सेकंड में है स्पीड की वजह से, ये सेकंड में है टाइम की वजह से, तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो दूरी देगा, तो सब मीटर में लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले देखो अगर एक ही लाइन है तो उस लाइन के अंदर क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, आपने देखो सबसे पहले क्षेत्रफल किसका बन रहा है, यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे देखा ये फिर से त्रिभुज का एरिया बन रहा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन ये वाला एरिया बन रहा है ये तो भाई आयत का रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा, यहाँ पे 1/2 लिखना है। समझ गए बात को, तुमने क्लास में एक दो बातें देखी, कल की क्लास समझना, डिस्टेंस और टाइम दूरी समय के ग्राफ का स्लोप निकालो, ढाल निकालो तो स्पीड मिलेगी, स्पीड और टाइम का ग्राफ होगा उसके अंदर का एरिया निकालो तो आपको डिस्टेंस दूरी मिल जाएगी। ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे कि रहेंगे, पहले बताओ, हो सकता है कि आपसे न्यूमेरिकल टाइप का ना पूछे, फॉर्मूला बना के ना ग्राफ बना के ना पूछे, और ये जरूर पूछेगा कि भाई साहब बताओ कि स्पीड और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल क्या देगा, समझ गए, बताने को। और जो टाइम से नहीं आ रहा है क्लास में, जिसने पहले की 2 क्लास नहीं लिया है वो परेशानी रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। सोनिया राठौर कह रही है नो, अच्छा अमित कुमार ठाकुर कह रहे हैं सर जी अंतिम रात को 1.3 मीटर पता निकाल दिया उन्होंने, जल्दी चक्कर में कर दिया है देवव्रत, जल्दी पर काम किसका होता है, शैतान का नहीं समझ में, वो गाड़ी पे नहीं खाता कि जल्दी में थे वो चले गए, ज़्यादा तेज चलोगे तो मिलोगे हरिद्वार में, ज़्यादा तेज चलने हरिद्वार मिलते हैं लोटे में, देखो नहीं गाड़ियों में। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो ये A से B शुरू के 10 किलोमीटर जो है आप 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार एक स्पीड कांस्टेंट स्पीड से शुरू के 10 किलोमीटर 40 की स्पीड से चले, अगले 10 किलोमीटर जो है आप चले 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बताओ आपकी एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होगी। जब अलग अलग स्पीड चलो ना भाई A से B तक चल रहे 40 की स्पीड से, लगातार 40 चल रहे तो B से लगातार 60 से चल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या निकल जाएगी, कभी 40 जा रहा है कभी 60 से आ रहा है, कुछ एवरेज आएगा निकल के, तो बच्चा बता सकता है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुभव चौधरी, विकास कुमार यादव, धनसाइन देवव्रत, अमित कुमार ठाकुर, भाई सभी कुछ मेरे पास में आ रहे हैं और देखकर मुझे बड़ा ये लगा कि कुछ चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ों में गलती कर रहे हैं, खासतौर से जो आंसर दिख रहे हैं 500 स्टेप आंसर दिख रहे हैं, बड़ा दुखड़ा दिख रहा है। हर चीज़ देखो बेटा बताओ, आप शुरू के 10 किलोमीटर 40 की स्पीड से 40 की स्पीड से भाग रहे हैं, फिर आप भाग रहे हैं लगातार 60 की स्पीड से, तो आपका एवरेज आएगा भाई 40 और 60 के बीच में आएगा कहीं पे, आप चलिए 40 और 60 की स्पीड से रहे हैं, आप एवरेज 500 कैसे आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप कभी 2 रोटी खा रहे हैं, किसी दिन 3 रोटी, किसी दिन 2, किसी दिन 3, तो आपका एवरेज कितनी रोटी खा रहे हैं, आप 40 रोटी, आप खाई 2-3 रहे हो, 40 एवरेज कैसा आ जाएगा। एवरेज हमेशा रखना, मैं तो पढ़ रहा है एवरेज हमेशा छोटे नंबर से बड़ा आता है और बड़े नंबर से छोटा, यानी मेरा आंसर जो है वो मुझे कम से कम इतना बुद्धि तो मेरे अंदर होनी चाहिए कि मेरा आंसर 40 और 60 के कहीं बीच में आएगा। अब क्या करते हैं,
नॉर्मल एवरेज निकाल देते हैं कि पहले चल रहे 40 से चल रहे 60 से 40 और 60 को जोड़ा 100 से भाग या 2 से तो 50 50 की गलत है। याद रखना कि अगर डिस्टेंस सेम रखी हो दूरी से, जैसे आपने उतनी दूरी सॉरी स्पीड चली उतनी दूरी चली सॉरी स्पीड से, अगर डिस्टेंस सेम हो दूरी अगर समान है, डिस्टेंस अगर सेम है वो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। आप देखो कितने डिस्टेंस सेम है, तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर बोल लो, और यहाँ पे 3 डिस्टेंस सेम होती है कि पहले 10 किलोमीटर 40 स्पीड से, अगले 10 किलोमीटर 60 से और अगले 10 किलोमीटर 100 से। अगर 3 डिस्टेंस होती है 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2 डिस्टेंस ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1/v1 प्लस 1/v2। अगर 3 डिस्टेंस होती है 3 लिखते नीचे आता 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, 4 होती तो ऊपर 4 लिखते नीचे 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 आ जाता। तो मैं सोल्व करूंगा तो आएगा मेरे पास 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 कितना पहली स्पीड 40, दूसरी है 60, 40 60 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100। सोल्व कर लो, 2 0 गई, इधर तो 48, तो एवरेज स्पीड 48 मीटर पर सेकंड आएगी। ये क्वेश्चन आपका गलत कराने के लिए टीचर चाहता है कि 50 पे लगा दो, जब बच्चा 206 बता रहा है, ये देखो कितनी गलती कर रहा है। ये नहीं पता कि मैं भागी 40 और 60 से रहा हूँ तो मेरे 206 कैसे आ जाएगा। फिर मान लो कि आप कोई बाइक चला रहे हो, ये बाइक आपकी 50 की स्पीड पे 55 पे 50 पे 55 पे, आपकी बाइक की एवरेज स्पीड 150 किलोमीटर आ जाएगी, 150 किलोमीटर पर घंटा। चला 50 60 से रहे हो तो 150 की एवरेज कैसे आ जाएगी। चला 50 60 पे हो एवरेज 5 की कैसे आ जाएगी। भैया एवरेज हमेशा आता है छोटे नंबर से बड़ा, बड़े से छोटा। लेकिन जब आपकी डिस्टेंस देखो पेपर में डिस्टेंस सब सेम देगा, याद रखना कि इस वाले फॉर्मूले से आंसर आएगा। अब डिस्टेंस सेम जो है ना बिल्कुल आपको साफ-साफ चिल्ला के नहीं बताया, ऐसे बताया उसने कि पहले 10 किलोमीटर इतनी स्पीड से, अगले 10 किलोमीटर इतनी स्पीड से। डिस्टेंस सेम को देखो पेपर में कैसे बताता है, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बताएगा। जैसे उसने कहा पेपर में, अगर आप 10th क्लास का एनसीईआरटी देखो, उसमें कहेगा कि अब्दुल अपने घर से स्कूल तक गया, अब्दुल अपने घर से स्कूल गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और उसी रास्ते से वापस आया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या होगी पता ना। अरे मैं डिस्टेंस से वाला करो, डिस्टेंस से नहीं हो क्या बताएंगे, पहले करो बताया जा रहा है। अब आगे आगे भागेंगे, एक चीज ऊपर सीखेंगे नहीं, तभी तो दिक्कत आती है। अब मैंने कहा कि ये डिस्टेंस सेम को कैसे कैसे पूछेगा। उसने कहा कि अब्दुल अपने घर से स्कूल गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और उसी रास्ते से स्कूल से घर वापस आया 30 की स्पीड से। एवरेज बताओ, मुझे बताओ जब घर से स्कूल गया और उसी रास्ते से स्कूल से घर आए, दूरी तो सेम ही है, यानी वही दूरी जाते समय 20 की स्पीड से तय की, वही दूरी आते समय 30 से। और सब आपको पता है घूमने चाहिए, तो जब हम घर से स्कूल जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, स्कूल आराम आराम जा रहे हैं, मंदिर लेकिन स्कूल से घर आता वाओ चलो हाई स्पीड है, बढ़ गया दूरी की स्पीड, स्कूल जा रहा तो 20 की स्पीड से वापस आ रहा 30 की स्पीड से, जाते खेलेंगे दोस्तों के साथ में, पहले से प्लानिंग है मैच खेलने चलना शाम को है कि नहीं, स्कूल बढ़ जाती है इंसान की। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो डिस्टेंस सेम। अरे इसको कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी सेम है, तो नीचे 1/v1 प्लस 1/v2 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। v1 है 20, v2 है 30, 20 और 30 50 आएगा। सोल्व करेंगे 5 24 4 के 12 24 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। टीचर चाहता है कि आप 25 लगाओ, हालांकि आपने 24 लगाया है। ठीक है, हमारे पास में दूरी आई है वो आया 4 गुना समय। ठीक, तो अगर पेपर में आपको अलग अलग स्पीड देके एवरेज पूछ ले, विनोद कुमार अगर मैं प्रश्न कान पूछ पूरी बात तो पता चलेगा, मैं डिटेल में बता दिया उसके बारे में क्यों मीटर स्क्वायर में क्यों नहीं आया, पूरा सुनोगे तो पता चलेगा, है ना। क्लास को कान बंद करके लेना है, बिल्कुल नाक कान खुले रहने चाहिए और मुंह धो गया करो, अगर नाभि नहीं पार उठना है तो। स्कूल से घर 20 20 स्कूल घर से स्कूल 20 स्कूल से घर 30, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 24। समझ गया। अच्छा, तीसरी बात, यही बात पेपर में कई बार आपको ऐसे देगा कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 1/3 भाग 12 मीटर पर सेकंड चलता है, अगला 1/3 भाग 15 मीटर पर सेकंड से और बाकी 1/3 चलता है 20 मीटर पर सेकंड से। इसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो इसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 1/3 भाग 12 मीटर पर सेकंड से, अगला 1/3 चलता है 15 मीटर पर सेकंड से और 1/3 चलता है 20 से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा पहला 1/3 यानी कि 1/3 टोटल दूरी डी है तो 1/3 12 से, अगला 1/3 15 से और बचा हुआ 1/3 चल रहा है 20 से पर स्पीड। तो फिर डिस्टेंस सेम दे दी भाई, उतनी दूरी 1/3 मतलब टोटल दूरी 90 है, तो 30 चल रहा 12 से, 30 चल रहा 15 से, 30 चल रहा 20 से, तो फिर डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर डिस्टेंस अगर सेम है, अगर डिस्टेंस जो है दूरी अगर समान है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। कितनी दूरी सेम है 3, नीचे लिखेंगे 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, तो 3 पहले v1 कितना है 12, v2 है 15, v3 है 20, तो 12 15 20 कैल्सियम आएगा 60, 12 5 60 15 60 40 20 60, 20 गुना 60 नीचे आया 5 4 9 3 12, 12 5 60 5 के 15, 15 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आई, 15 मीटर पर सेकंड जाएगा एवरेज स्पीड आएगी। हालांकि यहाँ पे तुक्के से बीच वाली स्पीड आ गई है, ऐसे जो नहीं कि 3 स्पीड होगी तो बीच वाली स्पीड आएगी, वो तुक्के से आ गई यहाँ पे, कभी तो सोचो कि हमें से ऐसा होगा। तो एवरेज स्पीड कितनी है हमारे पास में, इन छोटा कोई फायदा नहीं क्लास मानेगा ना, पहले पिछले क्लास कंप्लीट करो, आज क्लास से देखना बाद में ना कि 8:40 पर गुड मॉर्निंग करने से कोई मतलब नहीं है, जो अशोक 90 लिख रहा है, मैं क्या करूँ आप लोगों का हाथ जोड़ना आपके सामने नतमस्तक हो जाए। अभी मैंने आपको बताया था जब आप एवरेज निकालो तो एवरेज हमेशा आता है छोटे नंबर से बड़ा और बड़े नंबर से छोटा, तो यानी आपको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मेरा आंसर 12 से बड़ा आएगा 20 से छोटा आएगा। तो बच्चा 935 लिख रहा है, कोई 90 लिख रहा है, कोई 48 लिख रहा है, जिसका जो मन कर लिख रहा है क्लास में, समझाने के बावजूद हालत है। कम से कम 4 ऑप्शन देखकर आप कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता उसे तो ढूंढना सीखो। जब हम एवरेज निकालें छोटे नंबर से बड़ा बड़े से छोटा आएगा। एवरेज कितना यहाँ पर आ गया, जब मैंने डिस्टेंस सेम रखी हो तो डिस्टेंस सेम याद रखना कि जब एवरेज स्पीड निकालेंगे जितनी डिस्टेंस सेम रखी हो लिखेंगे ऊपर नीचे 1/v1 प्लस 1/v2, अगर 3 डिस्टेंस सेम है तो ऊपर 3 नीचे 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस सेम है वो आपको 2-3 तरीके से बताएगा। एक बताएगा कि घर से स्कूल जाते समय स्पीड है, स्कूल से घर आते समय स्पीड है, डिस्टेंस सेम है, उसी रास्ते से आ रहे हैं। कभी कहेगा कि स्कूल के 12 किलोमीटर की स्पीड से अगले 12 किलोमीटर की स्पीड से, तो डिस्टेंस सेम दे दी साफ-साफ। कभी कहेगा कि आधी यात्रा की स्पीड से आधी यात्रा की स्पीड से डिस्टेंस सेम दे दी, तो आपको देखना पड़ेगा डिस्टेंस सेम आपको कैसे बता रहा है वो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब मैं देखूं कितने बच्चे एकदम दिमाग में रट्टा मार चुके हैं और कितना दिमाग अभी खुला हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक व्यक्ति जो है ए से बी तक जा रहा है, शुरू के 4 घंटे, एक व्यक्ति शुरू के 4 घंटे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और अगले 4 घंटे चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बचा बताएगा पहले 4 घंटे जो है 10 की स्पीड से और अगले 4 घंटे 15 की स्पीड से, एवरेज स्पीड क्या बनेगी।
अब देखो मैंने अचानक से हल्का सा माहौल चेंज किया, लेकिन आप लोग अभी पिछले वाले माहौल में ही अभी घुले मिले हो। बेटा सर डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है। मैंने कहा कि पहले 4 घंटे 10 की स्पीड से, अगले 4 घंटे 15 की स्पीड से। ये डिस्टेंस सेम नहीं है, ये टाइम सेम है इस बार। अगर टाइम सेम हो फिर क्वेश्चन करना बच्चों का है टाइम सेम। तो एवरेज स्पीड कैसे आएगी? जो नॉर्मल एवरेज हम निकालते हैं बिल्कुल वैसे सिंपल एवरेज निकालते हैं। 2 स्पीड से भाग कर दो, अगर 3 स्पीड होती तो 3 लोग 3 से भाग कर देते। तो सिंपल जो एवरेज निकालते हैं वो टाइम सेम में निकालना है। 10 + 15/2 25/2 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड। तो ये टाइम सेम वाला क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है टीचर, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा पढ़ के जाएगा, वो देखेगा अच्छा टाइम सेम है तो सिंपल एवरेज निकालो। तो पढ़ के नहीं जाता हो वैसे निकालता है कि सिंपल जोड़ के 2 भाग कर देगा। वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस सेम का। वो चाहता है कि बच्चा जो है वो 20 और 30 में आप 25 पे लगा देते, आंसर है 24 डिस्टेंस सेम हो, फिर आप सिंपल एवरेज निकालोगे। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन करना पड़ता है। तो डिस्टेंस सेम रखा है, टाइम सेम रखा है, इनमें से जो स्पेशल केस है वो हमारे से पूछेगा। मैं लिख देता हूं आपके लिए शॉर्टकट में। अगर डिस्टेंस सेम रखी हो, मान लो 2 डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड कैसे आएगी? वो लिखेंगे ऊपर नीचे 1/v1 + 1/v2, यानी आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2v1v2/v1 + v2। अगर टाइम सेम हो, एवरेज स्पीड आती है, दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ठीक है, इन्हें साथ साथ लिख लो। ठीक, अच्छा अगर मान लो अपना डिस्टेंस सेम हो, टाइम सेम हो, हालांकि ऐसा देगा नहीं, फिर भी मान लो आ जाए ऐसा, जैसे ए से बी तक आप गए, मान लो कि 60 मीटर जा रहे हैं आप, 60 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं 12 मीटर पर सेकंड से, और 120 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं आप 40 मीटर पर सेकंड से। एवरेज स्पीड बताइए। तो नॉर्मली पेपर में आपको स्पेशल केस देता है वो। जब आप क्वेश्चन देखो तो देखना सबसे पहले कि क्या डिस्टेंस सेम दिया कि नहीं। 60 मीटर शुरू के 12 की स्पीड से और अगले 120 मीटर 40 की, डिस्टेंस सेम नहीं है, 60 और 120 है। टाइम कहीं सेम बता रखा नहीं, टाइम सेम बता रखा। तो ऐसा हो फिर आपको बिल्कुल बेसिक पे जाना है। क्योंकि अगर हम अगर डिस्टेंस सेम से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि 2 डिस्टेंस सेम ऊपर 2 नीचे 1/v1 + 1/v2, टाइम सेम है तो v1 + v2/2, टाइम सेम है तो कुछ ही नहीं। अगर आपको कुछ भी सेम रखा हो तो हम क्या करेंगे? बेसिक क्या है हमारा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। बस हमारा काम हो गया। कुल दूरी कितनी है? 60 और 120 180 मीटर हो गया। कुल समय कैसे निकालेंगे? देखो पहले आप निकालो p1, फिर दूरी क्या होती है? दूरी होती है 4 गुना समय। आप एक स्पीड से भाग रहे हो ना, इसलिए अभी तक 12 की स्पीड से, तो समय कैसा आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितनी है? 60, स्पीड कितनी है? 12, तो 12 5 60 है, टाइम आ गया 5 सेकंड का। p2 निकाल लो, टाइम क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है? 120 मीटर की, और स्पीड कितनी है? 40, और इसकी 120, 3 सेकंड आ गया। टोटल टाइम कितना बन गया? 5 और 3 8 सेकंड का बन गया। 2 2 4 6 2 4 8, 2 9 18 0, 2 9 4 45/2 यानी कि 22.5 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड आ गई। तो अगर आपको डिस्टेंस सेम रखा टाइम सेम रखा हो तो कुल दूरी बटे कुल समय से करेंगे। कुल दूरी बटे कुल समय से, कुल दूरी कितनी है? 60 और 120 180 आ गई। तो कुल समय कैसे निकालेंगे? तो दूरी होती है 4 गुना समय, तो समय कैसा आएगा? दूरी बटे स्पीड से। दूरी 60 की स्पीड 12 की, तो 12 5 60 5 सेकंड में आ गया। दूरी बटे स्पीड यानी 40 40 120 तो 3 आ गया। टोटल टाइम बन गया 8 सेकंड, तो 22.5 आ गया। 22.5 सतीश का विश्वजीत त्रिपाठी ने 25 लिखा है, देवपांडे का भी 22.5 है, एलियन का भी है, रवि आशुतोष। उसी भारती करेंगे, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात बेटा, सब समझ में आएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बाकी बच्चों के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हो आप। अगर आपको समझ आएगा तो बाकी बच्चों को और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना। आप चाह रहे हो कि हम धरती पर आए तो कुछ अच्छा काम करके जाए ना, कितना अच्छा स्वभाव है आपका। मैं कुछ अच्छा काम करके जाऊँ, बाकी लोगों के लिए कंपटीशन ना बढ़ाऊँ, है ना। क्लास में टाइम से आएंगे, टीचर के साथ साथ लिखेंगे, हर क्लास में आएंगे तो समझ आएगा। जब मन करेगा क्लास में आ जाएंगे तो कहाँ समझ आएगा? कि जब मन करेगा क्लास में आ गए तो इतने अच्छा काम लगातार रखो कि बाकी बच्चों को भला करो। तो हमारे पास में ये 2-3 के सामने देखें, दोबारा समझना कि जब भी एवरेज स्पीड आपसे पूछे 95% चांस है कि डिस्टेंस सेम रखी होगी। उतनी दूरी इतनी स्पीड से, उतनी दूरी इतनी स्पीड से। तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस सेम में कैसे फॉर्मूला लगाना है। कभी-कभी ऐसे भी आ जाता है कि टाइम सेम दे दे वो 2-3% के केस में। टाइम सेम वाले में जितनी स्पीड होगी जोड़ के अपने से भाग कर देंगे। और एक आध बार ज़्यादा ऐसा होगा कि ना दूरी सेम ना टाइम सेम, तो फिर कुल दूरी बटे कुल समय से क्वेश्चन होगा। हाँ, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो उससे पहले तरीका क्या है? आपको क्लास में समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये कमेंट करने से पहले अपने आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे। क्या मैं पीछे की क्लास में कंप्लीट देखकर आया हूं या आई हूं? पीछे क्लास सबसे पहली शर्त ये है कि पीछे क्लास में पूरी देखी हुई है। तीसरा, क्या आज की क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग 8 बजे से हूं, और इनमें से एक भी चीज मिसिंग है। आपको कमेंट करना आपके बराबर है। आप क्लास में उठा के चले आए, मन करा 9 बजे समझ में नहीं आ रहा, तो मजा चल रहा क्लास में, फिजिक्स चल रही है। तो इतनी बातों को आपने ये होने के बाद नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। अब मैं बच्चों को देखता हूं कि टाइमिंग क्या क्लास में आने की, है ना। बताओ क्लास के नोट्स कैसे होना है? ये अभी भी क्लास में है बच्चे, नहीं समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। कई बार आधे बच्चों को नहीं पता क्लास लेनी कैसे है। अच्छा वो क्लास में लेंगे, न्यूज़ टाइम से आएंगे, बीच में आके जो भी क्लास में चल रहा है उससे देखकर जल्दी करते हैं। अच्छा वो मास्टर पढ़ाने वाला भाई मेरे समझ में कैसे आया? मैं तो आइंस्टाइन के परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं तो ये सूंघ लेने से समझ आ जानी चाहिए। हाँ, ये बड़ी समस्या है। मतलब बेसिक नहीं पता हमें कि क्लास को लेने का तरीका क्या है जनरल। यार चलो कोई नहीं, आएगा भाई धीरे धीरे। तो ये यार ये दूसरी 5वीं क्लास के बच्चे से हरकतें करके समझ में आए। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों से थोड़ा लगता नहीं है, और लिख भी देते हैं, थोड़ी बात ये है। चलिए बच्चे के सामने करने करेंगे है। ये क्वेश्चन ये भी नहीं कर पाओगे आप, इससे क्वेश्चन भी नहीं किया है, ये नहीं कर पाओगे। सारे क्वेश्चन को सुना चलिए देखो अच्छा क्या करें। चलिए हमारे पास में ये कुछ बातें बनी है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक इसमें लिखेंगे वेलोसिटी वेग, एक इसमें लिखेंगे वेलोसिटी वेग। देखो
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें पढ़ाई वढ़ाई इतनी की नहीं होती है ना, या उन्हें जरूरत भी नहीं होती, मान लो कोई बाद में कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है, तो 9th 10th में भी उतना सीरियसली नहीं पढ़ते साइंस को, क्योंकि क्लियर होता है पहले से भी कॉमर्स लेने तो उतना दिमाग लगाएं तो कैसे कैसे थोड़ा बहुत उठा के पास हो जाते हैं, फिर आगे कॉमर्स ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिशन आते हैं जहाँ तो 10वीं क्लास तक साइंस पूछता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो वेलोसिटी जो वेग है और जो स्पीड है, चाल वो एक ही बात होती है। बेटा ये चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी अगर एक ही बात होती तो हमें दो अलग अलग शब्दों का यूज नहीं करते। अच्छा कुछ ऐसा समानता भी होती है जो हमें ऐसा भ्रम है कि दोनों सेम ही है। देखो जब मैंने कल आपको स्पीड बताया था तो स्पीड से मैंने आपको लिखा है कि किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की स्पीड हमें ये बताती है कि वस्तु कितना तेज भाग रही है। एक बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा है, एक की 90 किलोमीटर पर घंटा की तेज भाग रही है 90 वाली, तो स्पीड हमें बताती है कि वस्तु कितना तेज चल रही है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर, 1 घंटे में 90 किलोमीटर दूर यानी कि तेज भाग रही है। लेकिन किसी वस्तु की वेलोसिटी वेग हमें बताती है कि वस्तु कितना तेज भाग रही है और किस दिशा में भाग रही है। वेग भी हमें स्पीड बता रही है कि आप कितना तेज भाग रहे हो और साथ में आपको डायरेक्शन भी बता रही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ने कार चलाई 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दिल्ली से मेरठ वाले रोड पर, यानी कि आपको उसकी वेलोसिटी, उसका वेग पता है, आपको उसकी स्पीड भी पता है और साथ में डायरेक्शन भी पता है। वेलोसिटी होती है ना, अगर किसी वस्तु का वेग अगर आपको पता है यानी आपको दो चीजें पता है, दो इन्फॉर्मेशन है, एक उसकी तेजी तो कितना तेज भाग रही है, साथ में उसकी डायरेक्शन, और वस्तु की चाल के साथ में उसकी दिशा भी पता हो तो हम वेग कहना शुरू कर देंगे। वेग कहना कब शुरू करेंगे, जब चाल के साथ में डायरेक्शन भी मुझे पता हो, तब ऐसा करेंगे। ठीक, अच्छा दूसरी लिखेंगे, हम एक वर्ड लिखेंगे, किसी वस्तु का वेग क्या होता है लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, लिखेंगे किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग उसकी एक दी गई दिशा में चाल है। ये बेटा किसी वस्तु का वेग उसकी चाल तो है, किसी वस्तु का वेग का मतलब है कि किसी वस्तु का जो वेग है उसकी एक दी गई दिशा में चाल है, दी गई दिशा में चाल, तो किसी वस्तु को उसकी दी गई दिशा में चल, किसी वस्तु का वेग उसकी चाल ही होता है बस एक गिवन डायरेक्शन में। तो मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु 100 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से भाग रही है पूर्व दिशा में, यानी कि उसका वेग कह दिया। एक वस्तु 90 किलोमीटर पर घंटे से भाग रही है साउथ में, वेग कह दिया। तो वेग चाल ही है लेकिन एक साथ में डायरेक्शन भी होती है उसकी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु की स्पीड, एक वस्तु की चाल कांस्टेंट, स्पीड नहीं बदल रही, स्पीड 12 मीटर पर सेकंड तो 12 है, 90 किलोमीटर पर घंटा तो 90 है। अगर किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की अगर स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड ना बदल रही हो, तो उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कांस्टेंट होगा या नहीं, वो सोच के बताना। अगर स्पीड कांस्टेंट है, चाल नियत है, तो वेग नियत होगा या नहीं होगा, देखते हैं कौन बताएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं, ये आपको बताना है। अगर स्पीड कांस्टेंट है ये शहर देव पांडे कुछ कहा आया कि बेटा किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, उसकी चाल नियत है, तो आप कहोगे उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे अमन भारद्वाज ने लिखा। अगर चाल नियत है तो वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। देखो कैसे बताओ, वस्तु की स्पीड बदल रही, 12 मीटर पर सेकंड तो 12 है, स्पीड बदल रही, लेकिन मैंने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम तो कैसे हो सकते हैं, पहला की स्पीड बदल रही, हो सकता है कि डायरेक्शन भी ना बदल रही हो। अब स्पीड ना बदलना, डायरेक्शन, वस्तु एक स्पीड से एक दिशा में चल रही हो, ना स्पीड बदल रही ना डायरेक्शन, यानी कि उसकी वेलोसिटी वेग कांस्टेंट है, वेग नहीं बदल रहा लेकिन स्पीड कांस्टेंट। हो सकता है कि डायरेक्शन बदल रही हो, आप एक स्पीड से लगातार सर्कल घूम रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट तभी हो सकती है जब चाल बदले ना दिशा बदले। तो स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड्स करता है कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन बारे में बताया नहीं, डायरेक्शन भी नहीं बदल रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन बदले तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि 12 मीटर पर सेकंड से एक वस्तु लगी पूर्व में, एक 12 मीटर पर सेकंड लगी दक्षिण में, दोनों का वेग अलग है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग है। स्पीड का कांस्टेंट होना वेलोसिटी वेग कांस्टेंट होने की शर्त नहीं है, यानी कि वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सारा के लिए डिपेंड करेगा, स्पीड नहीं बदल रही है, डायरेक्शन भी ना बदले तो वेग नियत कांस्टेंट, स्पीड नहीं बदल रही लेकिन डायरेक्शन बदल जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब लिखेंगे इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, कोमा its velocity may or may not be constant। ये लिखेंगे यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी, तो उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, हम आज के लिए हम इतना ही करेंगे, है ना। तो बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो दूरी समय दोनों सेम हो तो कैसे करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, दूरी समय अगर सेम है दोनों, यानी कि आप एक ही स्पीड चल रहे हैं, है ना, तभी ऐसा हो सकता है। अब वेलोसिटी के बारे में बताएंगे डिटेल में, साथ में एक्सेलरेशन भी। बाकी मिलते हैं, थैंक यू। करवा करो ग्रुप दिया ऐसी नहीं उठ जाएगी किसी का नहीं इतना ना उठा लिया ना ऐसे उठा लो बदलाव देखा तो
2 मिनट में 100 मीटर पर चलने को ट्रेन में थोड़ी ना सब चीज़ टांगे छोड़वा रहा तो हम सब चीज़ तो दिन से भारी भारी चीज़ समझ रहे हाथ हो यार बड़े का हाथ हो सब टांगे भी इतना नहीं कर तो टांग के कहाँ से ले लेंगे जी तो इसका भी अच्छा नहीं है गाड़ी का नहीं देखिए घर का काटिया बांध ले जो घर का काटिया बांध ले मेरे कुछ लोग गलत होगा तो बात नहीं